आज के हम ऐसे में बात करने वाले हैं बर्टन रसल साहब के इन प्रेज ऑफ आइडलनेस। इस ऐसे को उनकी किताब में छापा गया था जिसका नाम है इन प्रेज ऑफ आइडलनेस एंड अदर एसेज। और इस ऐसे की खूबसूरती यह है कि ये आपके बड़े काम का ऐसे है, क्योंकि इस ऐसे में आपको पता चलेगा कि ये जो हमारी आइडलनेस है, आइडलनेस मीन्स द स्टेट ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग और टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट। जब आप कोई एक ऐसा काम ना कर रहे हो जिसमें आपको मुश्किल हो, काम करना पड़ रहा हो, तो आप एकदम आराम से बैठे, सीधी सीधी लैंग्वेज में कहा जाए कि आप एकदम नल्ले बैठे हैं, नकारा बैठे। तो फिर इसकी प्रेज की हुई है बर्टन रसल साहब ने अपने ऐसे में, और किस तरह से की है, लॉजिक्स दिए उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, उन्होंने हिस्ट्री में से सबूत निकाल करके दिए हुए, और उन्होंने आजकल के एग्जाम्पल जो मतलब 1935 के एग्जाम्पल रहे होंगे उनका उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो आइए शुरू करते हैं इस ऐसे को और देखते हैं कि कोई आदमी, हालांकि बर्टन रसल साहब एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, हर सब्जेक्ट पे उन्होंने बात की है, और शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट छोड़ा हो। लगभग उनकी 70 किताबें छप चुकी हैं फिलॉसफी के ऊपर, बात कर लीजिए मैथमेटिक्स के ऊपर, लॉजिक्स के ऊपर। तो आप उनके बारे में जितना जानेंगे आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा प्रोलिफिक थिंकर वो थे। और बर्टन रसल साहब की जो टाइम स्पेंड किया उन्होंने अर्थ पे, वो है 1872 टू 1970। बर्ट्रैंड बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल from 1872 to 1970. So he was writing most of his life between early part of 19th century and around 1950. Sorry, 20th century and around 1950. So उनके बारे में एक चीज कही जाती है कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो he initiated a movement, and in this movement he along with his friends protested against the war and the ammunition of countries of the allies power. तो इसलिए उनको ट्रेटर भी कहा गया। द मूवमेंट्स नेम वाज नॉन कॉन्स्क्रिप्शन फेलोशिप दैट अर्नड हिम द नेम ट्रेटर। तो ये ज्यादा जरूरी है उनके बारे में। उनके जो फेमस वर्क्स हैं, द एनालिसिस ऑफ मैटर, द आउटलाइन ऑफ फिलोसफी एटसेट्रा, his widely varied and voluminous works include more than 40 books in print ranging over philosophy, mathematics, science, ethics, sociology, education, economics, history, religion, politics and polemic. तो इतना ज्यादा ज्ञान उनको था, तो उन्होंने इन सभी सब्जेक्ट्स पे अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, ऐसी किताबें लिखी हैं कि जो उनको पढ़ाया जाता है। सो इन प्रेज ऑफ आइडलनेस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि आपने भी कई बार सुना होगा, आपके घर वाले आपको कहते हैं कि यार क्या यार, आज के दिन पूरा तुम दिन भर बैठे रहे, आराम कर रहे थे, काम करो, काम करो और कुछ बनो। यस। और अगर आप किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं, आपकी जॉब जो है और उसमें आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको निकाल दिया जाएगा। निकाला नहीं जाएगा तो आपको रेप्रिमांड किया जाएगा आपके बॉस द्वारा। लेकिन in praise of idleness में he is praising the idleness, that idleness is not only praiseworthy but it is also inevitable. इस ऐसे में वो हिस्ट्री को लेंगे, जो हमारी जो भी ह्यूमन हिस्ट्री है, कि हमने जब हम पुराने जमाने में थे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले अगर आपको खाना खाना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता था कि आप दुकान पे जाते हैं और समोसे लेके आ गए, ऐसा नहीं होता था कि आप मैगी लेकर के आ गए, कुछ भी लेकर के आ गए। इट वॉज नॉट पॉसिबल इन दोज डेज। वट एवर यू ईट यू नीडेड टू ग्रो इट, यू हैड टू ग्रो योर ओन फूड। ऐसा नहीं होता था कि आप दुकान पे जाकर के चावल लेके आ रहे हैं 20 किलो का। इट वॉज नॉट द लग्जरी। इनफैक्ट उस जमाने में पीपल हैड देयर ओन स्टफ, दे ग्रू देयर ओन फूड, और जो भी मिलता था वो उसको खाते थे। तो देयर वाज नो सच थिंग एज शॉप्स, इतनी ज्यादा थी नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि किसी और देश से कोई स्टफ आया, कोई कमोडिटी आई, ऑस्ट्रेलिया से कोई और चीज आई, चाइना से कोई और चीज आई, अमेरिका से कोई और चीज आई, और इंडिया का जो कोई और चीज आई, तो सब आपको उस एक दुकान में मिल गई। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। वहां की ब्लेड, यहाँ का शैम्पू, वहां का, तो ये सब कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पॉसिबल हुआ। लेकिन उससे पहले ऑप्शंस वर लिमिटेड। तो उस वक्त क्या होता था, दैट
पीपल नीडेड टू ग्रो देयर ओन फूड, तो वो सिर्फ उतना ही कमा, सुबह से शाम तक एक ही काम करना, खेत पे लगे रहना और जो मिला उसको खा लेना। तो आदमी की उस टाइम पे जितनी भी जिंदगी थी, इट वॉज ऑल अराउंड द वर्क। इफ ही डजंट वर्क ही विल नॉट ईट। लेकिन अब क्या हो गया, दिस केस इज समथिंग डिफरेंट। नाउ आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट। सो बट फर्स्ट आई नीड टू स्टार्ट दिस ऐसे, जैसे कि हम आपको और हमको बताया गया है कि कर्म ही सब कुछ है, काम करते रहना इस सब कुछ। तो बर्टन रसल साहब को भी वही कहा गया था कि आई वॉज ब्रॉट अप ऑन द सेइंग Satan finds some mischief still for idle hands to do. Being a highly virtuous child, I believed all that I was told and acquired a conscience which has kept me working hard down to the present moment. But although my conscience has controlled my actions, my opinions have undergone a revolution. अब यहां पर वो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। I think that there is far too much work done in the world, that immense harm is caused by the belief that work is virtuous, and that what needs to be preached in modern industrial countries is quite different from what always has been preached. ठीक है, तो अब ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज के बारे में आ गए हैं कि जो बताया गया कि वर्क इज वर्चुअस, इसने ज्यादा हार्म किया है। कैसे किया वो आगे बताएंगे। इस ज्यादा हार्म किया है और अब हमको इसके ठीक उल्टा कुछ समझाने वाली चीज। तो ही इज गोइंग टू टेल यू दैट। फिर वहां पर एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि नेपल्स के टाइम पर 12 लोग थे, 12 आलसी थे। तो एक ट्रेवलर आया, उसने कहा कि जो तुम में से सबसे ज्यादा आलसी होगा मैं उसे पैसे दूंगा। और जैसे पैसे की बात आई, सब के सब उठ गए एक को छोड़ के। वो एक इसलिए नहीं उठा क्योंकि वो इतना ज्यादा आलसी था, वो पैसे उठाने के लिए भी नहीं उठा। तो उस ट्रेवलर ने कहा, यार तुम अच्छे आलसी, यू आर द real आलसी, you are the real lazy person, so I'll just give my money to you. तो बर्टन रसल कहते हैं कि हमको इस कहानी पर विचार करने की जरूरत है, इस कहानी के बारे में सोचने की जरूरत है। तो अब यहां से बात करते हैं कि इसके यहां पर एक बात करते हैं कि बिफोर whenever a person who already has enough to live on, इससे पहले कि अपने पॉइंट्स डालें, he is going to clear some mischievous concepts which he does not approve of. वो बताते हैं कि how does the economy function, how, जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारे बेसिक जो असम्पशन है लाइफ के प्रति, इकोनॉमी के प्रति, फाइनेंसेस के प्रति, उसको सबको हिला देंगे। तो ये कहते हैं कि मान लो किसी आदमी के पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, इतना अच्छा खासा पैसा है कि उसे काम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसे क्या कोई जॉब करने की जरूरत है? उसे टीचिंग करनी चाहिए? क्या उसे कोई भी टाइपिंग, टीचिंग, कुछ भी करने की जरूरत है? हम बोलेंगे नहीं जरूरत है भैया। क्यों? उसके पास खाने पीने की सब चीजें हैं, सारा धन धान्य है, तो क्यों अपना काम कर रहा है और क्यों किसी और की जॉब को हड़प रहा है? क्योंकि he is going to replace someone. Maybe that person needed the job, but he says something different. So what he's going to do, what he says that, लेकिन ये उतना ही बर्टन रसल साहब कहते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट उतना ही खराब है जितना कि ये कि अगर सबको खाना खिलाना है तो सब लोग घर पे बैठे, ये उतना ही खराब है। इफ दिस आर्ग्यूमेंट वर वैलिड, इट वुड ओनली बी नेसेसरी फॉर अस ऑल टू बी आइडल in order that we should all have our mouths full of bread. What people who say such things forget is that what a man earns, he usually spends, and in spending he gives employment. For example, जब हम कहते हैं कि सेव करो, you will be rich, लेकिन इस तरह से इकोनॉमी फंक्शन नहीं करती। You will have to spend, you have to spend your currency. करेंसी का नाम ही करंट से आया है। करंट मीन्स जो चलता रहे, रुके ना। तो जब भी करेंसी फ्लो करती है तो इकोनॉमी भी फ्लो करती है। दैट्स हाउ द कंट्रीज ग्रो। सो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जब जैसे मैं पैसे खर्च करता हूं कि मैं मोबाइल फोन लेता हूं, तो जो मोबाइल फोन कंपनी जिसने बनाई होगी उनको भी पैसा जाता है। जब मैं कहीं से कुछ लेता हूं, जब मैं कोई भी किताब लेता हूं तो जिसने किताब बनाई है उसको पैसा जाता है। नेल कटर लेता हूं तो नेल कटर वाले को पैसा जाता है। तो किसी ना किसी को जिसने जॉब किया है बनाने का, उसको पैसा जा रहा है। सो
मेरा जो खर्चा है वो किसी का पेट भर रहा है और मुझे उसके बदले सामान नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से इकोनॉमी फंक्शन करती है। दिक्कत कहां पे आती है? जब कोई आदमी सेविंग करता है, पैसा जेब में डाल देता है। अब जो पैसा फ्लो नहीं करेगा तो वो ग्रो भी नहीं करेगा। तो द रियल विलन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज द मैन हु सेव्स। इफ he merely puts his savings in a stocking, like the proverbial French peasants, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जेब में डाल देना, it is obvious that they do not give employment. If he invests in saving, the matter is less obvious and the different case arise. One of the commonest thing to do with the saving is to lend them to government. अब वो ये भी बताएंगे कि अगर आप पैसा गवर्नमेंट को देंगे तो क्या करेगा। गवर्नमेंट सिर्फ एक काम करेगी, या तो युद्ध पे लगा देगी या आने वाले युद्ध की प्रेपरेशन पे लगा देगी कि न्यूक्लियर बम बनाओ, ये हथियार भी चाहिए, वो हथियार भी चाहिए। तो जो आप गवर्नमेंट को जो पैसा दे रहे हो उससे सिर्फ यही होगा कि जो आपका पैसा है वो आर्मी पे जाएगा, यस, एम्यूनिशन पे जाएगा। सो बर्टन रसल साहब कहते हैं कि इससे दो ही काम हो सकते हैं। तो उन्होंने सरकार के इस बंदूक बारूद गोला खरीदने के काम को शेक्सपियर के उन कैरेक्टर से कंपेयर किया है कि जो लोग पैसे देकर के मर्डर करवाते, द कट थ्रोट्स। जैसे मैकबेथ पैसे देकर के मर्डर करवाता है, दोज आर कॉल्ड कट थ्रोट्स। तो उन्हीं से हमको कंपेयर किया जा रहा है, एन इंटेलिजेंट कंपेरिजन। The net result of the man's economical habits is to increase the armed forces of the state to which he lends his savings. Obviously, it would be better if he spent the money, even if he spent it on drinking and gambling. ठीक है, तो कहता है कि अगर आप इससे अच्छा गैम्बलिंग पे और ड्रिंकिंग में ही स्पेंड करें तो ज्यादा फायदा है। कैसे फायदा है, लेट्स सी। जैसे आप पार्टी पे लगाए, जो अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आप में से कई लोगों ने ये भी सोचा हो कि इन्वेस्ट कीजिए, इस पे भी उन्होंने बात की है कि चलो आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, आप एक बिजनेस खोल लें। लेकिन ये बताते हैं कि ज्यादातर बिजनेस फेल हो जाते हैं, और जितनों पे तुमने पैसा लगाया है, लेबर लगाया, वो किसी काम का नहीं निकलता है। आपने ऐसी जगह रोड बना ली है, अच्छा खासा लाखों करोड़ों रुपए लगा दिया, जहां पे गाड़ी नहीं चलना है, तो जितना करोड़ों का पैसा लगाया है उसका क्या फायदा हुआ? वो तो सब कुछ वेस्ट चला गया ना। ऐसे ही बिजनेसेस के साथ भी होता है। आपने उस बिजनेस पे पैसा लगाया जिसको किसी भी कस्टमर ने मुंह तक नहीं दिया, तो फिनिश्ड। सो व्हाट हैपेंस हियर इज, तो जब आप पार्टी देते तो आप बोतल वाले को भी पैसे देंगे, खाना बनाने वाले को भी पैसे देंगे, जिसने टेंट लगाया उसको भी पैसे देंगे, जहां आपने पार्टी की उसको भी पैसे देंगे, जो आपको सर्व करेंगे उनको भी पैसे देंगे। So you are not only enjoying yourself, but you are also giving employment to many people. तो it's an interesting observation because जिसको हम खर्चा कहते हैं, बर्टन रसल साहब उसको कहते हैं द फ्लो ऑफ इकोनॉमी। और हाँ, एक और चीज है कि मान लो जिसने बिजनेस चलाया और वो चला नहीं, फिर तो हम उसको कहेंगे कि यार इसने गड़बड़ कर दी यार, कोई बात नहीं, मिसफॉर्च्यून था, कोई बात नहीं। हमारी उसके साथ सिंपैथी होती है कि उसका बिजनेस चला नहीं, जबकि उसके बिजनेस ना चलने से इकोनॉमी का ज्यादा नुकसान हुआ है, बजाय उसके जिसने पार्टी पे पानी की तरह पैसा लगाया है। हम उसको कहते हैं कि यार ये तो बड़ा खत्म आदमी, इसे पैसे पे बर्बाद कर दिया, जबकि उसके पैसे खर्च करने पर इकोनॉमी को फायदा हुआ। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट बर्टन रसल आस्क्स अस। तो ये क्वेश्चन आपको सोचने में मजबूर करता है। तो अब उन्होंने इस पार्टी और एंटरप्रेन्योरशिप के जो पॉइंट डाला है उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो बताते हैं दो तरह के वर्क होते हैं। एक वर्क होता है, वो काम होता है जैसे आपने किसी चीज को डिस्प्लेस कर दिया। हाउ, दैट्स अ मैगजीन एंड आई जस्ट, ये यहां पे रखी है तो मैंने इसको यहां पे रखी, ऑन द सरफेस रिलेटेड टू माई हैंड। तो पहले यहां था, अब यहां हो गया, दिस इज वर्क। यस, आप जाते हो, आप गाड़ी चलाते हो, दैट्स वर्क। ड्राइविंग करते हो, आप सवारी को यहां से ले जाते हो, आप किताब को यहां से वहां रखते हो, यू पास द एग्जामिनेशन, यू वर्क एट योर ऑफिस, आप फाइल काम करते हो, लोगों से बात करते हो, सो दैट्स वर्क।
और दूसरे तरह का काम होता है कि दूसरे लोगों को बताना कि क्या करना है। पहला वर्क ये होता है कि किसी चीज को डिस्प्लेस कर दो, जो कि मैं बता चुका हूं। और दूसरा काम ये होता है कि लोगों को बोलो कि चल तू ये कर, तू वो कर। जो पहले तरह का काम है, इसमें आपको कम पैसे मिलेंगे और मेहनत भी ज्यादा लगेगी। लेकिन जो दूसरे तरह के काम है, इसमें मेहनत तो कम ही है, बल्कि रिटर्न इसमें अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं। जो दूसरे तरह का काम है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि क्या एडवाइस देनी है, इसमें यह भी है कि क्या एडवाइस देनी है, कि क्या एडवाइस दें। आप ये भी एडवाइस देते हो कि ये ऑर्डर दे दो, तब वो ये काम करेगा। दिस हैपन्स इन पॉलिटिक्स। इन पॉलिटिक्स व्हाट हैपन्स इज कि दो ऑपोजिट एडवाइस भी चलती हैं, सेंटर ऑपोजिशन, पक्ष विपक्ष, और वो दोनों एक दूसरे को एडवाइस देते रहते हैं कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दिस हैपन्स इन पॉलिटिक्स। और बर्टन रसल साहब कहते हैं कि इस तरह की एडवाइस देने के लिए आपको कोई सब्जेक्ट की नॉलेज की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ आर्ट ऑफ परसुएशन आना चाहिए कि आप अपनी बातों से किस तरह से किसी को परसुएट कर देते हैं, जनता को परसुएट कर देते हैं। एंड दिस इज नॉट द नॉलेज, this is just an art of the skill required for this kind of work is not knowledge of the subject as to which advice is given, but knowledge of the art of persuasive speaking and writing, that is to say of advertising. तो उन्होंने इस वर्क के बारे में कहा। तो यहां से वर्क को डिफाइन करने के बाद बर्टन रसल साहब जाते हैं थोड़ा पास्ट में। जैसे कि इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने बताया था कि हाउ वी ग्रू आवर ओन फूड। और यहां पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि उस जमाने में क्या होता था, देयर वर लैंड ओनर्स, जमीन के मालिक होते थे, जमींदार होते थे। तो उनके लैंड पे कुछ लोग काम किया करते थे, और जो लोग उनके लैंड पे काम किया करते थे वो बहुत काम करते थे। और जो भी काम करते थे, तो जो भी कुछ बचता था तो वो लैंड ओनर्स के पास चला जाता था। अब सोचिए, मैं लैंड ओनर हूं, मेरी जमीन पे कुछ काम हो रहा है, मुझे कुछ काम नहीं करना है, आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंजॉयिंग माई लाइफ, धूप सेक रहा हूं मजे से। और जो काम कर रहा है, जो नीचे जो काम कर रहा है मेरे खेत पे, वो मेरे हिस्से का भी काम कर रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई नौकर नहीं होते तो मुझे भी काम करना पड़ता। तो वो मेरा काम कर रहा है, मेरे बदले का काम कर रहा है, इसलिए मैं आराम से बैठा हूं। तो मुझे आइडलनेस मिल पाए, मुझे लेजर मिल पाए, मुझे आराम मिल पाए, इसके लिए वो जिम्मेदार है। सीधी सीधी लैंग्वेज में कहें कि जो मेरा आराम है वो किस पे डिपेंडेंट है, उन लेबरर्स पे डिपेंडेंट। सो इसके बारे में उन्होंने बताया क्या है। अनफॉर्चुनेटली their idleness is rendered possible only by the industry of others. Industry means activity. Industry of others. Indeed, the desire for comfortable idleness is historically the source of the whole gospel of work. तो यहां पर उन्होंने बताया है कि जो भी वर्क की जो महिमा मंडन किया गया कि काम करते रहो करते रहो करते रहो, ये इन्हीं लोगों ने किया है। क्योंकि हम लोग काम करेंगे तो इनका फायदा होगा। यस, बर्टन रसल ने इन पे इल्जाम लगाया है कि इन्होंने ही वर्क इज एवरीथिंग का जो नोशन दिया गया है। क्योंकि अगर हम लोग भी काम नहीं करेंगे तो इनको आराम कैसे मिलेगा, तब इनको भी काम करना पड़ेगा अपने हिस्से का। सो दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से कि जो वर्क इज ड्यूटी है वो इन्हीं लोगों ने फैलाया है। द लास्ट थिंग दे हैव एवर विश्ड इज दैट द अदर्स शुड फॉलो देयर एग्जाम्पल। ओह वाह, द लास्ट थिंग they have ever wished is that others should follow their example. दोस्तों, ये तो चीज है कि अगर मुझे पता है कि लग्जरी में कैसे जीना है, और मुझे पता है कि मेरी लग्जरी लोगों पे डिपेंड करती है, तो आई विल मेक श्योर दैट लोगों को पता ना चले कि मेरा सीक्रेट क्या है। तो मैं लोगों को बोलूंगा वर्क करो वर्क करो, वर्क इज वर्शिप, तो लोग तालियां बजाएंगे, और उनको नहीं पता कि आई एम बीइंग बेनिफिटेड बाय देयर वर्क। उन्होंने अब हिस्ट्री में गए, जैसे कि मैंने बताया, यू हैड टू ग्रो योर ओन फूड इफ यू आर लिविंग इन प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सो इन द प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। तो उस वक्त क्या होता था कि जो भी किसान लोग हैं वो थोड़ा उगाते थे, ठीक है, अपने को खा लेते थे, और जो भी सरप्लस होता था, सरप्लस मीन्स मैंने सब कुछ खा लिया है, मैंने उगा लिया है, उसमें से थोड़ा बच जाता था,
तो वो जाता था प्रीस्ट के लिए, आर्मी के लिए, वर्कर्स के लिए। ठीक है। तो ये भी होता था कि जब फेमाइन्स आती थी तो जो उगा रहा है वो भूखा मर जाता था, लेकिन जिन्होंने सरप्लस इकट्ठा किया होता था, प्रीस्ट वगैरह, उन्होंने, वो लोग जिंदा रहते थे, मजे से खा रहे होते थे। तो हाँ, आगे बताया गया है कि ये चलता रहा, रशिया में 1917 तक चलता रहा ये काफी चलता रहा। एंड मच that we take for granted about the desirability of work is derived from this system, and being pre-industrial is not adapted to the modern world. अब वो बताते हैं कि ये सब जो भी है ये इसी सिस्टम से आया हुआ है, कि कुछ लोग उगाएंगे, उसका सरप्लस हमको मिलेगा, तब उनको बोलेंगे वर्क वर्क वर्क। लेकिन अब ये कहते हैं कि दिस सिस्टम एंड बीइंग प्री इंडस्ट्रियल इज नॉट अडेप्टेड टू द मॉडर्न वर्ल्ड। जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। वी डू नॉट ग्रो आवर ओन फूड, वी डोंट नीड टू, बट इफ यू वांट टू, अब तुम्हारे बगीचा तो उगा लो, कई लोग उगाते भी, ऑर्गेनिक शुरू हो चुका है, लेकिन तब ऑर्गेनिक शुरू नहीं हुआ था एक्चुअली। उस समय में ऑर्गेनिक ही था, आई थिंक इट वाज अराउंड अर्ली 20th century, so I don't think much fertilizers were being used when he was a child. So modern technique has made it possible for leisure within limits to be not the prerogative of small privileged class, but a right evenly distributed throughout the community. The morality of work is the morality of slaves, and the modern world has no need of slavery. Now he says that जो leisure है, that which is called leisure is not the right of only a small section of society. It is now evenly distributed to everyone. एक आदमी दिन भर काम ना करे और एक आदमी दिन भर रात भर काम करते रहे, और जो काम नहीं कर रहा है उसको पैसे मिलते रहे, और जो काम कर रहा है वो भूखा सोए रहे, ये अब मॉडर्न वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। अब आराम भी आपको सबको लिमिटेड है और काम भी लिमिटेड है। सो वी डू नॉट नीड मच ऑफ वर्क। इज द, वो खुद ही बताते हैं, इट्स मोरालिटी ऑफ स्लेवरी। ये तो स्लेवरी हो गई। जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग टू ईट समथिंग डजंट मीन दैट यू आर फ्री। यस, जस्ट बिकॉज आपको 9 to 5 की जॉब में आपको पैसे मिल रहे हैं और आपको खाना पीना मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि और फ्री है। ये वेल्थ नहीं होती। वेल्थ होती है, वेल्थ का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप ऑफिस जाना बंद कर दें और आप कितने दिन तक आपका वेल्थ चलता रहे, कितने दिन तक आपके पैसे आपको जिंदा रखें। अब आप सोचिए कि कितने लोग हैं आपके जानने में या आपके, जिनको आप रिच समझते हैं, और आप उनको पूछें कि यार अच्छा बहुत रिच हो, चलो स्टॉप डूइंग योर वर्क, स्टॉप डूइंग योर वर्क एंड डू एनीथिंग दैट डजंट पे यू एनीथिंग, तो आप देखते हैं कि आपका पैसे आपको कहां तक ले जाता है। यस, ऐसे बहुत लोग कम मिलेंगे। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ वेल्थ। वेल्थ इज नॉट समथिंग कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं। वेल्थ इज समथिंग दैट जहां पे मैंने काम करना बंद कर दिया, वहां से कितना आगे मैं चल सकता हूं, मेरी लाइफ चल सकती। तो आगे बताते हैं कि उस जमाने में के बारे में बताते हैं कि the conception of duty speaking historically has been a means used by the holders of power to induce others to live for the interest of masters rather than their own. इस बीच ये भी कहते हैं कि हो सकता है उस जमाने के लोगों में थोड़ी बहुत दिमाग भी हो, कि अगर मैं अपना खाना उगा रहा हूं और मुझे पता है कि प्रीस्ट लोग जो भी बचेगा उसको ले लेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, कम उगाता हूं, तो मैं खा लूंगा उसको, तो मैं बोलूंगा भाई मैंने तो कुछ सरप्लस रखा नहीं है, या अगर ज्यादा उग जाए तो मैं ज्यादा कंज्यूम करूं। तो दोनों ही हालातों में मैं प्रीस्ट, वॉरियर्स, नाइट्स को मैं कुछ नहीं देना चाहता हूं। लेकिन उस वक्त उनको फोर्स किया गया कि यू नीड टू जनरेट द सरप्लस, आपको उतना जनरेट करना है कि हमको मिल सके। तो शुरू शुरू में उन्होंने फोर्स किया, जब उनको आदत पड़ गई तो उन्होंने कहा कि ये आपकी ड्यूटी है राष्ट्र के प्रति, राजा के प्रति, कि आपको जनरेट करना है आर्मी के लिए वगैरह 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 के लिए। एंड ये जनरेट हुआ और उसके बाद ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आ गया। The conception of duty speaking historically has been a means used by holders of power to induce others to live for the interests of their masters rather than their own. Yes, मैंने अपना इंटरेस्ट हटा दिया, लेकिन मैं दूसरे के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हूं, जो मेरा मास्टर। हालांकि उन्होंने ये जो है उसका पूरी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया इस चीज का, क्योंकि जब भी सिविलाइजेशन ग्रो की है तो उस सिविलाइजेशन में कुछ लोग ऐसे थे जो आराम कर सकते थे,
कुछ लोग ऐसे थे जिन पे जिम्मेदारी नहीं थी कि आप हल लगाएं, कि कई लोगों पे जिम्मेदारी नहीं थी, तो उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने आर्ट्स पे काम किया, उन्होंने साइंस पे काम किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, क्योंकि वो लेजर में थे। तो उन्होंने कहा है कि अ, उन्होंने जो काम किया मजदूरों ने, और कुछ लोग लेजर पे रह गए जिन्होंने, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन का उन्होंने नाम दिया कि ग्रीक सिविलाइजेशन ऊपर पहुंच गई काफी, क्योंकि कुछ लोग लेजर में थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ज्यादा मेहनत की, ये अच्छा है, बट लेजर इज गुड, बट देयर लेबर्स वर वैल्यूएबल नॉट बिकॉज वर्क इज गुड बट बिकॉज लेजर इज गुड। लेजर ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन द सिविलाइजेशन। किसी भी सिविलाइजेशन के पास कितना लेजर टाइम है, ये उसकी संपन्नता का प्रतीक होता है। अगर किसी सिविलाइजेशन में या किसी कंट्री में सब लोग सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और फिर 2 वक्त की रोटी मिल रही है या 2 हफ्ते की रोटी मिल रही है, दिस इज नॉट हैप्पीनेस और डेवलपमेंट। नो, दिस इज नॉट। किसी सिविलाइजेशन के पास कितना ज्यादा आराम का समय है, दैट्स व्हेन यू ग्रो, तो दैट्स द रियल प्रॉफिट। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल देते हैं कि वॉर के टाइम पे क्या हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। उन्होंने वर्ल्ड वॉर को काफी करीब से देखा था, ही सर्वाइव्ड 2 वर्ल्ड वॉर्स। तो दिस इज अमेजिंग। तो उनका एग्जांपल ये है कि वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ गई बंदूक बनाने में, गोलीबारी बनाने में, जो भी है। तो कंपनीज को जो फूड बनाने वाली कंपनीज हैं, जो बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, वो सारे के सारे लोग एम्यूनिशन बनाने में लग गए। लेकिन उस वक्त देखा गया कि ज्यादातर लोग भी, मतलब आधी जो फूड प्रोडक्शन था वो, जो भी बाकी प्रोडक्शन था वो एम्यूनिशन में चला गया, वॉर की तैयारी में चला गया। लेकिन फिर भी लोग ढंग से रह रहे थे, फूड शॉर्टेज नहीं हुई थी, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो शॉर्टेज नहीं हुई थी। तो इसका मतलब है कि आधे में भी काम चल रहा। लेकिन क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, वो फिर से उसी चीज को वापस फूड में ला गए। तो ये गलती उन्होंने कर दी अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल। The war showed conclusively that by the scientific organization of production, it is possible to keep modern population in fair comfort on a small part of working capacity of the modern world. If at the end of the war, the scientific organization, which had been created in order to liberate men for fighting ammunition, work had been preserved and the hours of work had been cut down to 4, all would have been well. उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, they just brought back the old chaos to our society. तो उन्होंने इसको कहते हैं, वो बर्टन रसल साहब कहते हैं स्लेव स्टेट। तो उसका एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई फैक्ट्री है जिस पर पिंस बनाते हैं, तो 8 घंटे में उनको इतने पिंस बना सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए ठीक हो जाए। लेकिन आप रोज 8-8 घंटे बनाएंगे तो इतनी ज्यादा पिंस हो जाएंगे कि कोई बायर्स नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जरूरत ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तो अब 8 घंटे के बजाय अब 4 घंटे भी काम करें और 4 घंटे आराम के लिए दे दे तो इट इज ऑल राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने देखा पिंस की डिमांड कम हो रही है तो हम वर्कर्स हटा देंगे, हम 8 के 8 घंटे ही रखेंगे लेकिन वर्कर्स हटा देंगे। अब कुछ वर्कर्स 4 घंटे के बजाय चल जाता है काम, अब वो 8 घंटे काम कर, और जो वर्कर्स 4 घंटे भी काम कर सकते थे उनको निकाल दिया, और जिनको निकाल दिया वो खाली बैठे, और जिनको रखा हुआ है वो ओवर टाइम कर रहे हैं 4 घंटे एक्स्ट्रा, जिसकी जरूरत नहीं। तो बजाय इसके कि तुमने 8 घंटे का 8 घंटे ही रखा, उसको 4 घंटे ही रखते तो सबको तुम एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे, उनका घर भी चल जाता। क्योंकि लेजर टाइम रहा है, क्योंकि आधे लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग काम कर ही जा रहे हैं 8 घंटे तक। तो लेजर टाइम जो आराम का टाइम उतना ही है अगर दोनों का मिला के देखा जाए। लेकिन जब आप निकाल देते हैं लोगों को तो वो खराब होता है एम्यूनिशन, वो जो लेजर टाइम है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, लेजर टाइम तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा मॉडर्न इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा खाली समय आता रहेगा। इट इज इनएविटेबल, आइडलनेस इज इनएविटेबल। आइडलनेस को आप रोक नहीं सकते, इट इज गोइंग टू इंक्रीज मोर, बिकॉज पहले आपको यहां से दिल्ली जाने में शायद 15 घंटे लगते थे, फिर गाड़ी आई तो 10 घंटे लगे, फिर ट्रेन आई तो और भी कम लगे बिकॉज देयर वाज नो ट्रैफिक।
अब प्लेन आया तो 1 घंटा आ रहा है, तो लेजर टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। तो बर्टन रसल साहब कहते हैं कि जो ये फैक्ट्री का उदाहरण दिया, इन दिस वे इट इज इंश्योर्ड दैट द अनअवॉइडेबल लेजर शैल कॉज मिजरी ऑल राउंड इंस्टेड ऑफ बीइंग अ यूनिवर्सल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। कैन एनीथिंग मोर insane be imagined? This is imagined. So the idea that poor should have leisure has always been shocking to the rich. In England in the early 19th century, 15 hours was the ordinary day's work for man. तो बता रहे हैं कि जब शुरुआत का जो इंग्लैंड का टाइम था तो वहां पर 15 घंटे का काम होता था। उस वक्त लेजर टाइम बिल्कुल नहीं था, करना ही था, प्रोडक्शन है तो करना ही था। इनफैक्ट जब हॉलीडेज की शुरुआत हुई तो लोगों ने ये बोला कि यार पुअर मैन हैज टू वर्क, व्हाट डज ही नीड हॉलीडे फॉर, इस तरह का उसके दिमाग में था। हालांकि अब नहीं है, बिकॉज वी नीड हॉलीडेज आर इंपॉर्टेंट, लेजर टाइम इज इंपॉर्टेंट। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, नाउ वी आर लिविंग इन 2020 and this essay was written in 1935. So leisure time has increased manifold since the time of Bertrand Russell. तो उससे काफी चेंज हो गया है। तो बर्टन रसल साहब के ऐसे के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप जरूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, एंड हिट द बेल आइकन एंड स्मैश दैट लाइक बटन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।